बच्चों हम पढ़ रहे थे हमारा सेकंड चैप्टर जिसका कि नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। इसके लास्ट पार्ट में हमने क्या जाना था, हमने जाना था मांग की लोच के बारे में कि मांग की लोच क्या होती है। कीमत में होने वाले आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन से मांग मात्रा में होने वाले आनुपातिक प्रतिशत परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, मांग की लोच कहते हैं। हमने मांग की लोच की श्रेणियों की चर्चा की थी कि पूर्णतया लोचदार मांग क्या होती है, पूर्णतया बेलोचदार मांग क्या होती है, लोचदार मांग क्या होती है, बेलोचदार मांग क्या होती है और इकाई लोचदार मांग क्या होती है, हमने ये चर्चा की थी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रैखिक मांग वक्र की दिशा में लोच क्या होती है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों रैखिक मांग वक्र जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रैखिक मांग वक्र क्या होता है, एक ऋणात्मक ढाल का मांग वक्र होता है। उसका ढाल तो क्या होता है समान, लेकिन उसके हर एक बिंदु पर क्या होती है, लोच अलग अलग होती है, जिसके बारे में हम ये बात करेंगे कि एक रैखिक मांग वक्र है उसके विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच भिन्न होती है। यह 0 से लेकर क्या होती है अनंत। हमने रैखिक मांग वक्र की चर्चा की थी, इस तरीके से बनाया था, यहाँ पर 0 a/b और यहाँ पर हमने बनाया था a। यहाँ पर दर्शाते हैं कीमत को, यहाँ दर्शाते हैं मांग मात्रा को। हमने बात की थी यदि कीमत क्या होती है 0 तो मांग मात्रा क्या हो जाती है, a हो जाती है, और यदि कीमत a/b होती है तो मांग मात्रा क्या होती है 0। तो इस प्रकार से ये जो रैखिक मांग वक्र बनता है इसके हर एक बिंदु पर क्या होती है, मांग की लोच अलग अलग होती है जो कि 0 से लेकर अनंत तक बदलती है। यदि मांग कीमत हमने मान लिया 0 है, ऐसे में मांग मात्रा क्या है, a है, तो कीमत 0 है तो मांग की लोच क्या होती है, 0 होती है। और यदि कीमत a/b होती है अर्थात मांग मात्रा क्या होती है 0, मांग मात्रा 0 होती है तो मांग की लोच क्या होती है, अनंत। अब यदि हम इसका मध्य भाग देख ले, अर्थात इसका भी मध्य भाग और इसका भी मध्य भाग, तो इसका मध्य भाग क्या होगा a/2b और इसका मध्य भाग क्या होगा a/2। तो ऐसे में क्या होगा, ये दोनों का मिड पॉइंट हो गया। जितनी कीमत में परिवर्तन है उतना ही मांग मात्रा में आनुपातिक परिवर्तन है, तो ऐसे में मांग की लोच क्या होगी, इकाई के बराबर होगी। ठीक है। यदि हम इसको देखें कि यदि कीमत 0 से तो अधिक है और a/2b से क्या है, कम है, तो ऐसे में मांग की लोच क्या होगी, इकाई से कम होगी। ठीक है। और यदि कीमत a/2b से ऊपर हो जाती है तो यहाँ पर क्या होगी, मांग की लोच लोचदार होगी। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया कि किस तरीके से एक ही मांग वक्र पर क्या है, मांग की लोच अलग अलग होती है। इसे हम ज्यामितीय विधि से और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि वो विधि बड़ी आसान है, उसका फॉर्मूला भी बहुत इजी है। यहाँ पर लिख रखा है रैखिक मांग वक्र की लोच को ज्यामितीय पद्धति से भी क्या कर सकते हैं, आसानी से समझा जा सकता है। अब हम ज्यामितीय विधि देखते हैं कि ज्यामितीय विधि जिसका दूसरा नाम है बिंदु विधि और इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट मेथड। तो आपको तीनों नाम याद में रखने हैं ताकि कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। इस विधि का प्रयोग हम मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांगी कीमत लोच को ज्ञात करने के लिए करते हैं। हमने जो मांग वक्र बनाया था उसके यदि किसी भी बिंदु पर हमें क्या ज्ञात करनी है, मांग की लोच, तो हम कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं, ज्यामितीय विधि, बिंदु विधि या पॉइंट मेथड का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए हम एक सूत्र काम में लेते हैं। क्या सूत्र काम में लेते हैं, हमें जिस बिंदु पर मांग की लोच ज्ञात करनी है उस बिंदु का निचला भाग बटे में उस बिंदु का ऊपरी भाग, ये इसका फॉर्मूला होता है। बहुत ईजी फॉर्मूला है ना, निचला भाग बटे में ऊपरी भाग, और हम इस तरीके से मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। कीमत लोच, मांग वक्र का निम्न भाग, मांग वक्र का ऊपरी भाग। ठीक है। अब देखते हैं कैसे। जैसे अब आपके सामने क्या बना हुआ है, ये डायग्राम बना हुआ है जिसमें अलग अलग मांग की लोच दे रखी है। जैसे अभी हमने देखी थी ना कि इस बिंदु पर तो 0 होती है, इस ऊपरी बिंदु पर क्या होती है, अनंत। 0 मांग की लोच हमने बात की थी कैसा होता है, पूर्णतया बेलोचदार। अनंत मांग की लोच पूर्णतया लोचदार। इकाई लोच इकाई से अधिक और इकाई से कम। अब ये हम ज्यामितीय विधि से कैसे ज्ञात करें वो यहाँ पर देखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या था, बिंदु से निचला भाग बटे में बिंदु से ऊपरी भाग। ठीक है। अब हम देखते हैं पहला ए बिंदु पर। ठीक है। तो ए बिंदु पर, बिंदु ए पर निचला भाग क्या है, ए बी, पूरा ही मांग वक्र है और ऊपर कुछ भी नहीं है। ए बी, निचला भाग क्या है ए बी और ऊपरी भाग कुछ भी नहीं है, 0। तो क्या हो गई मांग की लोच, अनंत हो गई, क्योंकि 0 का भाग 0 से भाग लगा रहे हैं तो 0 आएगा, अनंत आएगा। इसके बाद हम देखते हैं एन बिंदु पर। एन बिंदु पर हम देखते हैं निचला भाग क्या है, एन बी, और ऊपरी भाग क्या है, ए एन। तो हम क्या देख रहे हैं, निचला भाग तो क्या है, अधिक, और ऊपरी भाग क्या है, कम है। तो इसीलिए मांग की लोच क्या हो गई, इकाई से अधिक। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब हम पी बिंदु पर देखते हैं। पी बिंदु पर निचला भाग कितना है, पी बी,
और ऊपरी भाग कितना है AP। तो हम क्या देख रहे हैं, जितना निचला भाग है यहाँ पर उतना ही क्या है, ऊपरी भाग है, इसीलिए मांग की लोच क्या होगी, इकाई के बराबर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अगला हम देखते हैं M बिंदु पर। M बिंदु पर निचला भाग क्या है, MB, और जो ऊपरी भाग है वो क्या है, AM। अर्थात निचला भाग तो हो गया कम और ऊपरी भाग हो गया ज़्यादा, तो ऐसे में मांग की लोच क्या होगी, इकाई से कम। आ रहा है बच्चों समझ में। इसके बाद बचा हमारा लास्ट बिंदु B बिंदु। B बिंदु पर निचला भाग कुछ भी नहीं है और ऊपरी भाग क्या है, AB। तो यदि हम 0 में भाग लगाएंगे तो मांग की लोच आएगी 0। तो इस तरीके से हम ज्यामितीय विधि से मांग वक्र के विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, निचला भाग बटे में ऊपरी भाग। आगे बच्चों समझ में, बहुत इजी है ना। तो इस तरीके से हम मांग की लोच ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं स्थिर लोच मांग वक्र। बच्चों हमने अभी देखा कि जो मांग वक्र है उसके जो विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच क्या होती है, अलग अलग होती है। लेकिन ऐसे भी मांग वक्र होते हैं जिसके पूरे मांग वक्र पर मांग की लोच कैसी रहती है, स्थिर। हमने पूर्णतया लोचदार की बात की थी, पूर्णतया बेलोचदार की बात की थी, इकाई लोच की बात की थी, तीनों की बात की थी ना। तो उसमें क्या होता है, पूरे ही मांग वक्र पर मांग की लोच स्थिर रहती है। पूर्णतया बेलोचदार की यदि हम बात करें तो पूरे मांग वक्र पर क्या रहता है, मांग की लोच 0 होती है। यदि पूर्णतया लोचदार की बात करें तो पूरे ही मांग वक्र पर मांग की लोच क्या रहती है, अनंत रहती है। और यदि हम इकाई लोचदार की बात करें तो उसके पूरे ही मांग वक्र पर मांग की लोच इकाई के बराबर रहती है। तो ये जो तीनों मांग वक्र हैं वो कहलाएंगे स्थिर लोच मांग वक्र, क्योंकि इसके विभिन्न बिंदुओं पर मांग की लोच बराबर रहती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। कभी कभी मांग वक्र पर मांग की लोच पूरी तरह से स्थिर भी रह सकती है। अभी हमने मांग वक्र की जो इससे पहले चर्चा की थी उसमें तो पूरी बदल गई थी, लेकिन 3 तरह के जो वक्र हैं उनमें मांग की लोच हमेशा स्थिर रहती है। उदाहरण के लिए क्षैतिज मांग वक्र पर कैसी रहती है, अनंत। यदि हम क्षैतिज मांग वक्र बनाएं इस तरीके से तो इस पे मांग की लोच क्या रहती है, अनंत, क्योंकि ये एक्स अक्ष के समानांतर होता है। ऊर्ध्व मांग वक्र यदि हम बनाएं तो मांग की लोच कैसी रहती है, 0। यदि हमने ऊर्ध्व बनाया तो यहाँ पर मांग की लोच कैसी रहती है, 0। ठीक है। और यदि हम आयताकार अतिपरवलय मांग वक्र बनाते हैं इस तरीके से तो इस पे मांग की लोच रहती है इकाई के बराबर। आयताकार अतिपरवलय याद है ना, वक्र जिसके नीचे सभी आयतों का क्षेत्रफल क्या रहता है, समान रहता है, P और Q। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो इस तरीके से मांग की लोच को हम यहाँ पर दर्शाएंगे कि स्थिर लोच मांग वक्र कौन से होते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि मांग की लोच को निर्धारित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, कि मांग की लोच को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो जो पहला कारण है वो है वस्तु की प्रकृति। वस्तु की प्रकृति के हिसाब से मांग की लोच निर्धारित होती है कि वस्तु आवश्यक है, आरामदायक हैं या विलासिता की वस्तुएं हैं। यदि हम आवश्यक वस्तुओं को देखें तो आवश्यक वस्तुओं में क्या होगा, यदि वस्तु महंगी भी हो जाएगी तब भी हमें उसे खरीदना पड़ेगा। जैसे दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों के संदर्भ में क्या होता है, कितनी महंगी दवाई है लेकिन इलाज तो करा रहा है ना, सही तो होना है, तो हम उसको खरीदेंगे। तो कीमत कितनी फ्लक्चुएट हो जाए, कितनी परिवर्तित हो जाए, मांग मात्रा पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो वो वस्तुएं कैसी होती है, आवश्यक वस्तुएं। तो आपको समझ में आ गया, आवश्यक वस्तुओं में क्या होता है, कीमत के बदलने पर मांग मात्रा ज़्यादा प्रभावित नहीं होती, अर्थात मांग की लोच कैसी होती है, बेलोचदार होती है। देखो यहाँ पर लिख रखा है वस्तु की प्रकृति, आवश्यक वस्तुएं जैसे अनाज और दवाएं कैसी होती है मांग की लोच, बेलोचदार। दूसरी जो आती है वो होती है आरामदायक वस्तुएं। आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है, आरामदायक वस्तुओं के संदर्भ में ये होता है कि जितनी कीमत में परिवर्तित होती है उतनी ही मांग मात्रा भी क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि पंखे होते हैं, फ्रिज होते हैं, तो ऐसे वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है, मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। आरामदायक वस्तुओं, पंखे, फ्रिज, इसमें मांग की लोच कैसी होती है, इकाई के बराबर। जो तीसरी प्रकार की जो वस्तु है वो है विलासिता की वस्तुएं, जैसे कि AC। विलासिता की वस्तुओं में क्या होता है, यदि कीमत कम होती है तो उसकी क्या होती है, मांग मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है, और कीमत यदि बढ़ती है तो उसकी मांग मात्रा बहुत अधिक कम हो जाती है। अर्थात कीमत के परिवर्तन का मांग मात्रा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए विलासिता की वस्तुओं में मांग की लोच कैसी होती है, लोचदार होती है। विलासिता की वस्तुओं में AC और कार मांग की लोच कैसी होती है, लोचदार। ठीक है। जो दूसरा कारण है मांग की लोच को प्रभावित करने वाला वो है प्रतिस्थापन वस्तुओं की उपलब्धता।
हमने पढ़ा था ना कि स्थानापन्न वस्तुएं होती हैं तो उपभोक्ता क्या करता है, एक वस्तु के स्थान पर दूसरे वस्तुओं का प्रयोग करने लग जाता है। तो जिस वस्तु के बहुत अधिक स्थानापन्न उपलब्ध होंगे, अर्थात जैसे कि हमने देखा कि कार है तो कार की बहुत सारी ब्रांड्स हैं, ये भी है वो भी है, ये तो ऐसे में क्या होगा, स्थानापन्न पदार्थ अधिक होंगे, जैसे चाय और कॉफ़ी, तो क्या होगी, मांग की लोच लोचदार होगी। क्योंकि कीमत के कम होने पर क्या करेंगे, सारे उपभोक्ता उस वस्तु पर टूट पड़ेंगे जिसकी कीमत क्या हुई है, कम हुई है, क्योंकि वो इस तरह से दूसरी वस्तुओं को छोड़ के और उस पर आ जाएंगे। और यदि क्या होगी, कीमत बढ़ जाती है तो उपभोक्ता उस वस्तु को छोड़कर उसके स्थानापन्न पदार्थ को क्या करेंगे, चूज करेंगे। तो स्थानापन्न पदार्थ यदि अधिक हुए तो क्या होगी, मांग की लोच अधिक लोचदार होगी। और इसका विपरीत, यदि स्थानापन्न पदार्थ कम हुए उसके, यदि माना नमक है उसका स्थानापन्न बहुत कम है, तो उपभोक्ता क्या होगा, उसको उस वस्तु को खरीदना ही पड़ेगा। तो ऐसे में क्या होगी, मांग की लोच बेलोचदार होगी। ऐसे में कीमत के यदि कम और अधिक होने पर मांग मात्रा पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो स्थानापन्न पदार्थ अधिक हैं तो मांग की लोच लोचदार, स्थानापन्न पदार्थ कम है तो मांग की लोच क्या होती है, बेलोचदार होती है। स्थानापन्न पदार्थ कम जैसे गेहूं, तो ऐसे में मांग की लोच कैसी होती है, बेलोचदार। तो आगे बच्चों समझ में, हमने इस वीडियो में क्या जाना कि रैखिक मांग वक्र की दिशा में मांग की लोच किस प्रकार से बदलती है, 0 से अनंत तक। और फिर हमने यहाँ ज्यामितीय विधि की चर्चा की। इसके बाद हमने मांग की लोच को जो प्रभावित करने वाले कारक है उसके बारे में हमने जाना। तो आशा है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लोच का व्यय से क्या संबंध होता है, व्यय बढ़ता है घटता है तो मांग की लोच किस प्रकार से बदलती है। तब तक के लिए आपको क्या करना है, ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ाई गई है उसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है, अच्छे से डायग्राम बना के और उसको याद भी करना है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।